हेलो स्टूडेंट्स, मैथ्स व्हील चैनल के परसेंट एंड परसेंटेज के पार्ट नंबर 4 में आपका स्वागत है। लास्ट के 3 पार्ट्स में हम लोगों ने 7 टाइप के क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करते हैं वो हम लोग देख चुके हैं। यानी कि परसेंट एंड परसेंटेज की जो बेसिक जानकारी होती है वो हम लोग ले चुके हैं। इस पार्ट में हम देखते हैं कि अगर कोई सैंपल स्पेस है, उस सैंपल स्पेस को 2 भागों में बांट दिया जाए, यानी कि 100% को 2 परसेंटेज में डिवाइड कर दिया जाए, तब उस पर बेस्ड क्वेश्चंस को हम कैसे सॉल्व करते हैं। जैसे मान लीजिए कि यह एक सैंपल स्पेस है और इस सैंपल स्पेस को 2 पार्ट्स में ब्रेक कर दिया गया। ये हमने इसको इक्वली डिवाइड कर दिया है, लेकिन कोई ज़रूरी नहीं कि हम इसको इक्वली ही डिवाइड करें। इसको हमने 2 पार्ट्स में ब्रेक कर दिया। ये फर्स्ट पार्ट हो गया और ये सेकंड पार्ट हो गया। अब ये जो सैंपल स्पेस है इसको हम S बोलते हैं। ये पूरा 100% होता है। सैंपल स्पेस पूरा 100% होता है। इसके कुल अवयवों की संख्या को हम NS कह देते हैं। यानी कि ये जो सैंपल स्पेस है इसमें कुल अवयवों की संख्या NS मान ली गई है। अब ये जो इसका फर्स्ट पार्ट है, इस फर्स्ट पार्ट के परसेंटेज को हम P1 मानते हैं। यानी कि फर्स्ट पार्ट का जो परसेंटेज है वो P1% है और ये जो सेकंड पार्ट है इसका परसेंटेज P2% है। इस फर्स्ट पार्ट को हम A कह देते हैं और इस सेकंड पार्ट को B कह देते हैं। अब इस A में जो अवयवों की संख्या है उसको हम NA कह देते हैं और इस पार्ट B में जो अवयवों की संख्या होगी उसको हम NB कह देते हैं। तो होता क्या है कि P1 का परसेंटेज प्लस P2 का परसेंटेज इक्वल टू 100 होता है। इसको हम इक्वेशन फर्स्ट कह देते हैं और NA प्लस NB की जो वैल्यू होती है वो NS हो जाती है और इसको हम इक्वेशन सेकंड करते हैं। इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करने का जो मेन फार्मूला बनाया गया है उस मेन फार्मूले के हिसाब से होता है कि P1/NA इक्वल टू P2/NB। इस फार्मूले का इस्तेमाल हम करते हैं और इस टाइप के जितने भी क्वेश्चन होते हैं सारे क्वेश्चंस का सॉल्यूशन हमें इसी फार्मूले से मिल जाता है। इस फार्मूले की सहायता से हम चाहे तो इसको ऐसे लिख सकते हैं कि P1/P2 इक्वल टू NA/NB। ऐसा भी फार्मूला हम नोट कर सकते हैं। तो इस टाइप इन फार्मूलों को हमने देखा। अब हम देखते हैं इस पर बेस्ड क्वेश्चन जिसमें एक सैंपल स्पेस को या एक घटना को या एक रीजन को 2 पार्ट्स में ब्रेक किया जाता है। कोई ज़रूरी नहीं कि वो दोनों पार्ट एक समान हो, दोनों पार्ट्स का जो परसेंटेज होगा वो अलग अलग होता है। तो आइए देखते हैं इस पर एक क्वेश्चन। तो हम ऐसे टॉपिक पर डिस्कस करने जा रहे हैं जिसमें एक सैंपल स्पेस को 2 भागों में ब्रेक कर दिया जाता है। ऐसे ही क्वेश्चन जैसे विद्यालय में कुछ बच्चे हों तो उनमें से कुछ पास होते हैं, कुछ फेल होते हैं। मतलब टोटल स्टूडेंट्स को 2 भागों में बांट दिया गया, कुछ पास हो गए और कुछ फेल हो गए। इन दोनों को अगर हम ऐड करेंगे तो वो टोटल स्टूडेंट्स के बराबर आ जाता है। अगर एक आदमी कुछ पैसे कमाता है, एक महीने में वो कुछ पैसे की इनकम करता है, उस इनकम का वो क्या करता है कि कुछ पैसा खर्च कर देता है
और बाकी जो बचता है वो बचा लेता है। कुछ पैसा खर्च करता है और बचा लेता है, तो उसकी इनकम दो भागों में ब्रेक हो गई, खर्च और बचत। ऐसे क्वेश्चन पे हम डिस्कस करने जा रहे हैं, जिसमें से पहला क्वेश्चन है कि ए अपने मासिक वेतन का 20% बचाता है। यदि उसका मासिक व्यय 6,000 रुपये हो तो उसकी मासिक बचत क्या है। इस क्वेश्चन में देखिए दो बातों के बारे में डिस्कस किया गया है। पहला तो ये है, कह रहे हैं कि ए अपने मासिक वेतन का, उसका जो मासिक वेतन है, ये मान लीजिए कि उसका मासिक वेतन है, ये उसका मासिक वेतन हो गया। मासिक वेतन जिसको कि हमने एस कंसीडर किया था, सैंपल स्पेस, जिसको हमने अभी बताया था कि सैंपल स्पेस होता है, ये वही है कि ये उसका मासिक वेतन है। कह रहे हैं कि अपने मासिक वेतन का 20% बचाता है यदि उसका मासिक व्यय 6,000 रुपये। देखिए बचाता है और व्यय, दो बातों के बारे में चर्चा की गई है, तो इसको हम दो भाग में डिवाइड कर देते हैं। ये इसका ये पहला पार्ट है और ये दूसरा पार्ट है। कह रहे हैं कि 20% बचाता है, ये बचत है, और ये पार्ट व्यय है जो खर्च करता है। जो बचत है वो इस पार्ट से है और जो व्यय है वो इस पार्ट से है। कह रहे हैं कि 20% बचाता है, तो बचत में क्या हो गया 20%। तो अगर बचत 20% है तो व्यय कितना होगा 80% होना तय हो गया। 100% में से अगर 20%, चूंकि वो दो ही काम कर रहा है, एक तो व्यय करता है और बचाता है, तो अगर मान लीजिए कि बचत उसकी 20% की है तो व्यय निश्चित रूप से 80% हो जाएगी, क्योंकि अभी आपको बताया गया कि P1 + P2 बराबर 100, तो P1 बराबर 100 - P2, P2 बराबर 100 - P1। और ये कह रहे हैं कि यदि उसका मासिक व्यय 6,000 रुपये है, उसका मासिक व्यय जो है वो 6,000 रुपये है, तो अब ये कह रहे हैं कि उसकी मासिक बचत क्या है, ये क्या है, तो इसको हमने x मान लिया। अब सीधा सीधा फार्मूला है कि P1/P2 = ये अपान ये, या ये अपान ये = ये अपान ये। तो हम लिखेंगे, हम यहाँ से क्या लिखेंगे 20/x = 80/6000, और इसको सॉल्व कर देंगे हम, तो ये हो जाएगा 80x = 20 × 6000। x = 20 × 6000/80। 0 से 0 कैंसिल होगा, 2 × 1 = 2, 2 × 4 = 8, 4 से कट होगा तो 1500 1500 रुपये, यानी x की जो वैल्यू होगी वो हो जाएगी ₹1500, और इस तरीके से हमारा ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। इसी टाइप का एक दूसरा क्वेश्चन हम देखते हैं। एक गांव में 30% लोग शिक्षित हैं। यदि गांव की कुल जनसंख्या 6,600 हो तो उसमें अशिक्षित लोगों की संख्या बताइए। कह रहे हैं कि एक गांव है, उस गांव में इन्होंने शिक्षित और अशिक्षित लोगों के बारे में डिस्कस किया है। तो जैसे यह एक गांव है, इस गांव को इन्होंने दो भागों में डिवाइड कर दिया है। ये ए है जिसको कि हम शिक्षित बोलते हैं, और ये बी पार्ट है जिसको कि हम अशिक्षित कहते हैं। ये शिक्षित पार्ट हो गया और वो उधर का अशिक्षित पार्ट हो गया। कह रहे हैं कि
एक गांव में 30% लोग शिक्षित हैं, तो शिक्षित का जो परसेंटेज है वो 30% है। अगर 30% लोग शिक्षित हैं तो निश्चित रूप से 70% लोग अशिक्षित होंगे, क्योंकि उन्होंने पूरे गांव को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया है। कुछ लोग शिक्षित हैं और बाकी जो बचेंगे वो अशिक्षित हैं। तो हमेशा जो परसेंटेज होता है वो 100% होता है। उस 100% में से अगर शिक्षित 30% हो गए तो अशिक्षित कितना बचेंगे? 100 - 30 यानी कि 70%। अब ये तो हो गई परसेंटेज की बात। अब हम इनकी संख्याओं के बारे में डिस्कस करते हैं कि शिक्षित कितने लोग हैं और अशिक्षित कितने लोग हैं। कह रहे हैं कि यदि गांव की कुल जनसंख्या 6600 हो, गांव की कुल जनसंख्या 6600 है। इन्होंने न तो शिक्षित के बारे में बताया है और न ही अशिक्षित की जनसंख्या के बारे में बताया है, बल्कि इन्होंने कहा कि कुल जनसंख्या 6600 है। तो अगर हम ये कंसीडर कर लें कि शिक्षित की जनसंख्या x है, अगर हम शिक्षित को x मान लेते हैं तो अशिक्षित निश्चित रूप से 6600 माइनस x हो जाएंगे। सीधी सी बात है, अगर 10 फल हैं उसमें से 3 सेब हैं, बाकी अनार हैं, तो अनार की संख्या 7 होनी है, 10 - 3। उसी तरीके से अगर कुल जनसंख्या x हो गई, कुल जनसंख्या 6600 है और हमने इसको x मान लिया, तो अशिक्षित की जनसंख्या 6600 माइनस x हो जाएगी। अब हम उसी रूल से कि ये अपान ये इक्वल टू ये अपान ये, यानी कि P1/NA इक्वल टू P2/NB, इसको हम P1 कहते हैं, इसको NA कहते हैं, इसको P2 कहते हैं, इसको NB कहते हैं। तो हम लिख सकते हैं 30/x इज इक्वल टू 70/6600 माइनस x। अब 0 से 0 को हम कैंसिल भी कर सकते हैं, 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो 6600 माइनस x इक्वल टू 7x हमको मिल जाएगा। इस तरीके अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमें मिलेगा 0089 माइनस 3x इक्वल टू 7x हो जाएगा। इट्स इम्प्लाइज 19800 इक्वल टू 7x प्लस 3x। ये 7x प्लस 3x मिल करके हो जाएगा 10x। तो 19800 इक्वल टू 10x। 0 से ये 0 कैंसिल हो जाएगा तो x की वैल्यू हो जाएगी 1980 हो जाएगी या 1980 हो जाएगी। लेकिन इन्होंने जो संख्या पूछी है, ये जो x निकला, x तो हमने शिक्षित को माना है, इन्होंने अशिक्षित के बारे में पूछा है। तो अशिक्षित की संख्या क्या हो जाएगी? इसलिए अशिक्षित की संख्या बराबर 6600 माइनस x। तो वैल्यूज पुटअप कर देंगे हम, 6600 माइनस x की वैल्यू 1980 इक्वल टू 0 2 6 4 0 2 4620, जो कि हमारा बी ऑप्शन होगा। तो इस तरीके से जब एक रीजन को 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया जाता है, 100% को 2 प्रतिशतों में डिवाइड कर दिया जाता है, लेकिन तीसरा कुछ भी नहीं होता है, तो उस टाइप के क्वेश्चन को हम इस तरीके से सॉल्व करते हैं, जो कि बहुत ही आसान मेथड है। इसी टाइप का एक और क्वेश्चन हम लोग देखते हैं
अगला क्वेश्चन कहता है कि यदि किसी विद्यालय में 75% विद्यार्थी लड़के हैं और लड़कियों की संख्या 420 है तो लड़कों की संख्या कितनी होगी। इसमें भी देखिए वही काम किया गया है कि विद्यालय के विद्यार्थी हैं, उन विद्यार्थियों को दो पार्ट्स में ब्रेक कर दिया गया है, कुछ तो लड़के, बाकी जो बचे वो लड़कियां। ऐसी बात इसमें कही जा रही है कि विद्यालय के जितने स्टूडेंट्स हैं उसमें से लड़के हैं और लड़कियां हैं। तो इस टाइप की चर्चा इसमें भी है। तो इसके भी सॉल्यूशन में हम एक सैंपल स्पेस कंसीडर करते हैं। उस सैंपल स्पेस को हम दो भागों में डिवाइड कर देते हैं। वो दो पार्ट्स कोई ज़रूरी नहीं कि आपस में इक्वल हो, अनइक्वल भी हो सकते हैं। अब इस पार्ट को, फर्स्ट पार्ट को हम ए कह देते हैं और सेकंड पार्ट को बी कह देते हैं। कह रहे हैं कि यदि किसी विद्यालय में 75% विद्यार्थी लड़के हैं, ये मान लीजिए लड़के हो गए और ये लड़की हो गई, ये लड़कियां हो गई और ये लड़के हो गए। अब ये कह रहे हैं कि 75% विद्यार्थी लड़के हैं और ये जो पूरा सैंपल स्पेस बना, ये जो पूरा प्रदर्श समष्टि, इसी को हम NS कहते हैं, यानी कि यही विद्यार्थी हैं। ये टोटल विद्यार्थी हो गए जिसमें से 75% लड़के हो गए। अब आप बताइए कि अगर 75% लड़के हैं तो लड़कियां कितनी होंगी। सीधे सीधे 25%, तो 25% लड़कियां हो गई। अब क्वेश्चन आगे कहता है कि लड़कियों की संख्या 420 है, जो लड़कियां हैं इनकी संख्या 420 हो गई, 420 हो गई। तो कह रहे हैं कि लड़कों की संख्या कितनी है। लड़कों की संख्या को हम x कंसीडर कर लेते हैं। ये जो x है इसी को तो हम NA कहते हैं, ये जो 420 है इसी को तो हम NB कहते हैं, और ये जो है ये P1 होता है और ये P2 होता है। इसी पार्ट में पीछे आपको अभी भी बताया गया है कि ये P1, ये NA, ये P2 और ये NB होता है। हम डायरेक्ट फार्मूले का यूज़ कर देते हैं कि P1 अपान NA इक्वल टू P2 अपान NB, या इसी को हम चाहें तो लिख सकते हैं कि P1 अपान P2 इक्वल टू NA अपान NB भी लिख सकते हैं। वैल्यूज़ को पुटअप कर दीजिए। 75 अपान x इज इक्वल टू 25 अपान 420। आप सोचेंगे कि परसेंटेज यहाँ पर नहीं लग रहा है, तो ये परसेंटेज इस परसेंटेज से कैंसिल हो जाएगा, इसीलिए उसको यहाँ पर नहीं लगाया जा रहा है। इसको सॉल्व कर देते हैं तो ये हो जाएगा 25x इज इक्वल टू 75 इंटू 420। x की वैल्यू हमें मिल जाएगी 75 इंटू 420 अपान 25। 25 वन ज़ा 25, 25 थ्री ज़ा, और जब हम 3 का 420 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमें देगा 1260, यानी 1260, जो कि हम देखते हैं हमारा सी ऑप्शन करेक्ट है। तो इस तरीके से हम लोग ऐसे क्वेश्चंस को देख रहे हैं जिसमें कि एक रीजन को, एक प्रदर्श समष्टि को दो भागों में बांट दिया गया है, और उसकी खासियत यह है कि उन दोनों भागों में बांटने के बाद उस प्रदर्श समष्टि में कुछ भी नहीं बचता है, यानी कि दोनों भागों को ऐड कर दे तो वो पूरा प्रदर्श समष्टि बन जाता है। जैसे लड़के और लड़कियों को जोड़ देने पर विद्यालय के सभी विद्यार्थी हो जाते हैं, या विद्यार्थियों को लड़के और लड़कियों में बांट दिया गया, तीसरा और कुछ नहीं बचता है। एक अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक अगले क्वेश्चन की ओर हम बढ़ते हैं। एक चुनाव में दो उम्मीदवारों ने भाग लिया। एक चुनाव हो रहा है, उस चुनाव में दो उम्मीदवार हैं। कह रहा है कि उनमें से एक को 60% मत मिले और वह 1600 मतों से निर्वाचित हो गया। तदनुसार डाले गए कुल मतों की संख्या कितनी थी। कह रहे कि एक चुनाव हो रहा है, चुनाव में दो प्रत्याशियों ने भाग लिया, दो उम्मीदवार थे।
ए और बी हम मान लेते हैं कि मान लीजिए ए और बी दो उम्मीदवार हैं। अब जो वोटिंग होगी, वोटिंग में ये बात नहीं बताई गई है कि कुछ अवैध मत भी पड़े, ऐसी कोई बात नहीं कही गई है। इसका मतलब ये हुआ कि सारे के सारे मत, सारे वोट वैध थे, सारे वोट वैध हो गए, मतलब कोई भी इनवैलिड वोट नहीं पड़ा। तो जब वोट डाला जाएगा तब वह वोट या तो पहले उम्मीदवार को मिलेगा या दूसरे को मिलेगा और कहीं नहीं जाएगा। मतलब पूरी वोटिंग दो भागों में बट गई, कुछ तो ए को मिली और बाकी जो बचा वो बी को मिला। तो इस तरीके से अगर हम इसको पिछले क्वेश्चन के हिसाब से सेट करें, देखें तो यह एक सैंपल स्पेस है जिसको कि हम NS कहते हैं, और ये जो NS है यही है कुल मतों की संख्या। ये पूरा कुल मतों की संख्या है। इसको दो भागों में हमने ब्रेक कर दिया, बांट दिया। पहला भाग ए को मिला और दूसरा बी को मिला। ये पहले उम्मीदवार का है और ये दूसरे उम्मीदवार का है। कह रहे हैं कि एक चुनाव में दो उम्मीदवारों ने भाग लिया, उनमें से एक को 60%, इसको 60% मत मिला। बी को कितने प्रतिशत मिला ये हमें नहीं पता है, लेकिन हम ये जानते हैं कि अगर दो ही प्रत्याशी हैं, पहले को 60% मिला तो दूसरे को निश्चित रूप से 40% वोट मिल जाएंगे। अब कह रहे हैं कि जिसको 60% वोट मिला है, जिसको 60% मत मिला, वह 1600 मतों से निर्वाचित हो जाता है, मतलब जीत जाता है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर यह 1600 मतों से जीतता है, अगर ये प्रत्याशी 1600 मतों से जीतता है तो इसको कितना मिला, जितना इसको मिला होगा उससे 1600 ज़्यादा इसको मिलेंगे। लेकिन इसको कितना मिला ये हमको नहीं पता है, तो हम ये कंसीडर कर लेते हैं कि इसको x वोट मिले, b को x वोट मिलते हैं, तो a को कितना मिलेगा 1600 प्लस x या x प्लस 1600, x में 1600 हम जोड़ देंगे। अब यहीं से इसको हम कहते हैं P1, इसको कहते हैं P2, इसको कहते हैं NA और इसको कहते हैं NB। अब फॉर्मूला हम जानते हैं कि P1 अपान NA यानी कि 60 अपान 1600 प्लस x इक्वल टू 40 अपान x। बस क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, लेकिन एक काम हम करते हैं, थोड़ा आसानी हो जाएगी कि ज़ीरो को ज़ीरो से कैंसिल कर देते हैं, तो क्या मिलेगा 6x इज इक्वल टू 4 1600 प्लस x। तो 6x इज इक्वल टू 6400 प्लस 4x। 4x को हम लेफ्ट साइड में ले लेते हैं, तो 6x माइनस 4x इज इक्वल टू 6400। तो 2x इज इक्वल टू 6400 यानी x इज इक्वल टू 3200। तो x जो हुआ मतलब b को कुल 3200 वोट मिले, लेकिन इन्होंने ये नहीं पूछा है कि b को कितना वोट मिला। इन्होंने कहा कि कुल मतों की संख्या कितनी होगी, तो इसलिए कुल मतों की संख्या इक्वल टू कितना होगा 1600 प्लस x प्लस x। 1600 प्लस x प्लस x वैल्यूज पुटअप कीजिए। 1600 प्लस x का मतलब 3200 प्लस इस x का मतलब भी वही होगा, और इसको हम ऐड कर देंगे तो हमें मिलेगा 0 0 2 2 4 6 10 0 1 कैरी 1 प्लस 1 2 प्लस 3 5 5 प्लस 3 8, यानी कि कुल मिला करके 8000 मत डाले गए थे। तो इसमें अगर हम देखें तो हमारा बी ऑप्शन करेक्ट है। इस तरीके से हम ऐसे क्वेश्चंस को बड़े आसानी से सॉल्व कर सकते हैं, बड़े आसानी से समझ सकते हैं कि
एक रीजन को दो पार्ट्स में ब्रेक किया जाता है और दोनों पार्ट्स में ब्रेक करने के बाद कुछ बचता नहीं है उसमें। इसी टाइप का एक और क्वेश्चन देखते हैं। एक अगला क्वेश्चन देखते हैं। पिछले क्वेश्चन में चुनाव हुआ था, उसमें दो उम्मीदवार थे, तो उसमें ये शो किया गया था कि एक उम्मीदवार कुछ वोटों से जीत जाता है, यानी कि निर्वाचित हो जाता है। लेकिन इस क्वेश्चन में दिया है कि उम्मीदवार कुछ वोटों से हार जाता है, यानी कि उसका नुकसान हो जाता है। कह रहे हैं कि एक चुनाव में केवल दो उम्मीदवार थे। वही बात है, चुनाव होता है, दो ही उम्मीदवार हैं, उनमें से एक उम्मीदवार को 40% मत मिले और उसे 298 मतों का नुकसान हुआ। वैध मतों की कुल संख्या कितनी थी? यानी कि हमें कुल वोटों की संख्या बतानी है, क्योंकि अवैध मत तो पड़े ही नहीं, तो जितने वोट थे वो सभी वैध थे। तो वही बात है कि एक इलेक्शन होता है, उस इलेक्शन में जितने मत मिले ये हो गए कुल मत, जिसको कि हम कहते हैं एनएस। अब इस एनएस को दो पार्ट्स में डिवाइड कर दिया गया, ए और बी। एक उम्मीदवार को 40% मत मिले, कोई ज़रूर नहीं कि आप इसको 40% मानिए, आप इसको भी 40% मान सकते हैं। चलिए इस बार हम इसको 40% मान लेते हैं। इसको 40% वोट मिले तो इसको कितने मिलेंगे? निश्चित रूप से इसको 60% वोट मिलेंगे। अब ये कह रहे हैं कि जिसको 40% वोट मिला उसे 298 मतों का नुकसान हुआ, यानी कि वो 298 मतों से हार गया। मतलब अगले वाले से 298 वोट उसको कम मिले, यानी कि अगर इसको x मिला तो इसको x में से 298 कम हो गए। 40% वोट जिसको मिला वो 298 मतों से हार गया, मतलब दूसरे वाले से 298 वोट कम मिले। उसको कितना मिला था हमको नहीं पता, हमने मान लिया कि उसको x वोट मिले, तो इसको x - 298 मिल गए। तो अब इसको हम कहते हैं P1, इसको कहते हैं P2। ये हो गया Na और ये हो गया Nb। तो लगा दीजिए फार्मूला, P1/Na = P2/Nb और वैल्यूज़ पुटअप कर दीजिए। तो P1 की वैल्यू 60/Na की वैल्यू x = P2 की वैल्यू 40 इसकी वैल्यू x - 298। 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा और क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, x - 298 = 4x हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 6x - 6 8 × 48, 4 6 9 × 54 और 4 58, 6 2 × 12 5 17 = 4x। 4x को लेफ्ट में ट्रांसपोज कर दीजिए और -1788 को राइट साइड में। तो यहाँ से हमें मिलेगा 6x - 4x = 1788। तो 2x = 1788 हमें मिल जाएगा। तो x की वैल्यू क्या होगी? 1788/2 और ये आपको देगा 2 8 × 16, 2 9 × 18, 2 4 × 8। तो x की वैल्यू आपको मिल गई 894। लेकिन ध्यान रहे कि आपको यहाँ पर x की वैल्यू नहीं बतानी है, आपको बतानी है कुल मतों की संख्या। तो अब हम यहाँ लिखेंगे कि कुल मतों की संख्या कितनी होगी। यहाँ पर हम लिखेंगे कुल मतों की संख्या = तो कुल मतों की संख्या क्या होगी? A को जितना मिला, B को जितना मिला, तो x - 298, x की वैल्यू 894 + 894 - 298। इसको सॉल्व कर देते हैं, तो सॉल्व करने पर मिलेगा 4 + 4 8, 9 + 9 18, 1 कैरी, 8 + 8 16, 17 - 298। और जब इसको हम सॉल्व करेंगे 8 में से 8 जाएगा 0,
18 में से 9 सब्ट्रैक्ट होगा 9, 6 में से 2 जाएगा 4, 1, यानी कि 1490 वोट कुल पड़े थे। तो इसका सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। इस तरीके से हम लोगों ने कुछ क्वेश्चंस को देखा जिसमें कि एक रीजन को, एक क्षेत्र को दो भागों में ब्रेक किया जाता था। अब हम ऐसे क्वेश्चन को देखेंगे जहां पर एक रीजन को 3 पार्ट्स में ब्रेक कर दिया जाता है, लेकिन 3 पार्ट्स में बांटने के बाद उसमें और कुछ शेष नहीं रह जाता है। अभी तक तो हम लोगों ने ऐसे क्वेश्चन को देखा जिसमें कि किसी प्रदर्श समष्टि को दो ऐसे भागों में बांट दिया जाता था कि उन दोनों भागों को जोड़ने पर वो पूरी प्रदर्श समष्टि मिल जाती थी। कुछ इस प्रकार से कि जैसे ये है, इसको दो भागों में हमने बांट दिया और ये प्लस ये हम कर देंगे तो ये पूरा हमको मिल जाएगा। इस तरीके से बांटा जाता था। लेकिन अब हम उसी एक प्रदर्श समष्टि को 3 भागों में बांटेंगे। ये जैसे एक प्रदर्श समष्टि है S, इसको हम 3 भागों में बांट देते हैं A, B, C। इसके परसेंटेज को हम P1% कहते हैं, इसके परसेंटेज को P2% कहते हैं और इसके परसेंट को P3% कहते हैं। और इसमें जो अवयवों की संख्या होती है उसको हम Na कहते हैं। B के अवयवों की संख्या को Nb कहते हैं। C के अवयवों की संख्या को हम Nc कहते हैं और इस पूरे समष्टि के अवयवों की संख्या को Ns कह देते हैं। तो इससे एक फॉर्मूला हमें मिल जाता है कि P1 प्लस P2 प्लस P3 इक्वल टू 100। एक फार्मूला हमें ये मिल जाता है और दूसरा फार्मूला मिल जाता है कि Na प्लस Nb प्लस Nc इक्वल टू Ns, यानी कि A के अवयवों की संख्या प्लस B के अवयवों की संख्या प्लस C के अवयवों की संख्या बराबर इस पूरे समष्टि के अवयवों की संख्या हो जाती है। ध्यान ये रहे कि हमें ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व करना है इसमें कि अगर हम एक प्रदर्श समष्टि को 3 उपसमुच्चयों में डिवाइड कर दें तो उन उपसमुच्चयों के अवयवों की संख्या को जोड़ने पर पूरे प्रदर्श समष्टि के अवयवों की संख्या के बराबर हो जाती है। जैसे कि निशेष घटनाएं होती हैं, परस्पर अपवर्जी और निशेष घटनाएं जैसी होती हैं, वो कंडीशन यहाँ पर लागू होती है। यानी कि एक प्रदर्श समष्टि को परस्पर अपवर्जी और निशेष घटनाओं में हम डिवाइड करेंगे। तो आइए देखते हैं इस पर कुछ एग्जाम्पल्स। आइए इस पर बेस्ड एक एग्जाम्पल देखते हैं। एग्जाम्पल कहता है कि एक आदमी अपनी आय का 24% मकान के किराए पर तथा 62% यानी 62% परिवार पर व्यय करता है तथा शेष आय की बचत करता है। यदि उसकी बचत 6,300 रुपये हो तो उसकी कुल आय कितनी है। 4 ऑप्शन दिया हुआ है, हमें बताना है कि इसमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा। अभी हमने आपको बताया कि अब जो क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे उसमें एक सैंपल स्पेस होगा, इस तरीके से एक सैंपल स्पेस होगा और इस सैंपल स्पेस को 3 भागों में बांटा जाएगा। तो ये देखिए, इसको हमने 3 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। अब ये पार्ट ए हो गया, ये पार्ट बी हो गया और ये पार्ट सी हो गया, नाम रखा गया है। ये पूरा है एनएस, इस पूरे को हम एनएस बोलते हैं। इस पूरे में जो अवयवों की संख्या होगी उसको हम एनएस बोलते हैं। और वैसे ये पूरा है एस, सैंपल स्पेस है, पूरा यहाँ से लेकर यहाँ तक पूरा एस है। इस एस को 3 पार्ट्स में हमने डिवाइड कर दिया, ए, बी और सी। तो ये जो एस है, एस इसकी कुल आय है,
कुल आय को हमने क्या कह दिया, एस कह दिया। अब ये कह रहे हैं कि ये जितना कमाता है, जो इसकी मासिक आय है, उस आय का 24% मकान के किराए पर खर्च करता है। तो अगर हम ये मान लें कि ए मकान का किराया है, ए को हमने मान लिया मकान का किराया, ए को हमने मकान का किराया कह दिया, और ये है 24%, 24% मकान के किराए पर खर्च करता है। और कह रहे हैं कि 62% परिवार पर व्यय करता है। तो जो बी है इसको हम कह देते हैं कि ये परिवार पर व्यय, ये परिवार पर व्यय है, और ये 62% हो गया। ये अपनी इनकम को 3 पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं। फर्स्ट पार्ट मकान के किराए पर जो कि 24% है, दूसरा पार्ट परिवार पर व्यय करते हैं जो कि 62% है। शेष को क्या करता है, शेष को वो बचत करता है, तो ये बचत का पार्ट है। तो अब सोचिए, अगर ये 24% हो गया और ये 62% हो गया, तो ये कितना होगा, 100 में से हम इन दोनों को ऐड करके सब्ट्रैक्ट कर देंगे, तो ये हो जाएगा 4 + 2 6, और ये 2 + 6 8। इसको 100 में से हम माइनस कर देंगे, तो ये आ जाएगा 14%, यानी कि ये हो जाएगा 14%। तीनों का परसेंटेज हमको पता चल गया। इसको हम कहते हैं P1, इसको कहते हैं P2, और इसको कहते हैं P3। ये P3 हो गया। अब आगे की क्या कहानी है, आगे कह रहे हैं कि उसकी जो बचत है वो 6300 है। अब देखिए, दो कंडीशन हमको मिल गई। एक तो हमने परसेंटेज में देखा कि वो जो है 14% है, बचत को हमने देखा कि 14% है। तो 14% किसका है, कुल आय का, कुल आय का 14% उसकी बचत है। तो अब ये आप देखिए कि बचत प्रतिशत बराबर 100 माइनस, इन दोनों को ऐड कर देंगे हम 24 + 62, और जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो ये हमें देगा 100 - 86, और ये आ जाएगा 14%। जो उसका बचत का प्रतिशत है वो 14% है। हमने निकाला कि जो बचत है वो 14% है, और ये दे रखे हैं कि जो बचत है वो 6300 रुपये है। तो ये 14% और ये 6300 रुपये दोनों आपस में बराबर हो जाएंगे। जब ये 14% और ये 6300 रुपये दोनों आपस में बराबर हो जाएंगे, तो हम क्या लिखेंगे कि कुल आय का 14% बराबर 6300। कुल आय का जो 14% होगा वही तो है 6300। इसको हम सॉल्व कर देते हैं। इस कुल आय को हम x कंसीडर कर लेते हैं, तो क्या हो जाएगा, x का 14/100 = 6300। तो यहाँ से अगर हम x की वैल्यू निकालना चाहें तो ये होगा 6300 × 100/14, ये हो जाएगा। सॉल्व कर देते हैं इसको, 7 2 जा और ये 7 9 जा, तो x की वैल्यू हमें मिल जाएगी 2, यहाँ 50, मल्टीप्लाई कर देंगे 5 9 जा 45, और 1 2 3 000 लग जाएगा इतना रुपए, यानी कि 45,000 रुपये उसकी कुल इनकम रही होगी। तो इस तरीके से हमारा सी ऑप्शन करेक्ट हो जाता है। इस क्वेश्चन की खासियत क्या है, इस क्वेश्चन में एक सैंपल स्पेस को 3 भागों में बांट दिया गया है, और वो भी 3 ऐसे भागों में बांटा गया है कि तीनों भागों को अगर हम ऐड कर दें
तो वो पूरे सैंपल स्पेस के बराबर हो जाता है, पूरे 100% के बराबर हो जाता है। तो इस टाइप का एक क्वेश्चन और देखते हैं हम लोग। इसी टाइप का एक क्वेश्चन और देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन है कि 2500 लोगों में से 60% में बचत करने की आदत पाई गई। यदि उनमें 30% बैंक में बचत करते हों, 32% डाकघर में बचत करते हों और शेष शेयरों में, तो शेयर धारकों की कुल संख्या कितनी है? उसका 4 ऑप्शन हमको दिया गया है। कह रहे हैं कि 2 टाइप के लोग हैं, कुछ तो बचत करते हैं और कुछ बचत नहीं करते हैं। कुल संख्या 2500 लोग हैं। 2500 लोगों में से कुछ लोग बचत करते हैं और कुछ लोग बचत नहीं करते हैं। तो जो लोग बचत नहीं करते हैं उनके बारे में कोई डिस्कस नहीं किया गया है क्वेश्चन में। केवल जो बचत करते हैं उनके बारे में डिस्कस करना है हमको। तो हम पहले निकाल लेते हैं बचत करने वालों की संख्या। पहले हम बचत करने वालों की संख्या निकाल लेते हैं। और बचत करने वालों की संख्या क्या है? 2500 लोग हैं, जिनमें से 60% लोग बचत करते हैं। तो ये हो जाएंगे 2500 का 60%। इसको हल कर देंगे तो 2500 का 60/100, दोनों जीरो कैंसिल हो जाएंगे और ये हो जाएगा 25 छक्का 150 और एक जीरो, ये 1500। बचत करने वालों की संख्या 1500 हो जाएगी। अब ये जो 1500 की संख्या है, इसमें से कुछ परसेंट तो बैंक में बचत करते हैं, कुछ डाकघर में बचत करते हैं, बाकी जो बचते हैं वो शेयरों में बचत करते हैं। जबकि बचत करने वालों की कुल संख्या इतनी है। अब इसी को 100% मान करके हम ये डिवीज़न करेंगे, क्योंकि जो पहले का जो 100% 2500 था, उसमें से 60% लोग बचत करते हैं, बाकी 40% लोग बचत नहीं करते हैं। तो जो 40% लोग बचत नहीं करते हैं वो तो बाहर हो गए। अब हमें डिस्कस करनी है जो लोग बचत करते हैं उनके साथ में। तो हमने बचत करने वालों को अलग कर लिया, ये बचत करने वाले हो गए। तो जो बचत करने वाले हैं वो अपने में 100% हैं। टोटल में तो 60% है, लेकिन वो अपने में 100% हैं। ये 100% बचत करने वाले हैं। अब इनका हम डिवीज़न करते हैं। तो इनका जो डिवीज़न होगा वो आप देखिए, तो ये 3 पार्ट्स में डिवाइड हो जाता है, ए बी सी। इसमें से ए जो है वो बैंक में बचत करते हैं। तो ये बैंक में बचत करने वाले हैं, जिनका परसेंटेज यहाँ पर 30% दिया गया है। और जो बी है वो डाकघर में बचत करते हैं, तो इनका परसेंटेज 32% दिया है। और ये जो सी है ये शेयर में बचत करते हैं, इनका परसेंटेज हमको नहीं दिया है। तो इनका परसेंटेज हम निकाल लेते हैं कि शेयर धारक प्रतिशत कितना होगा, 100 माइनस 30 प्लस 32। और जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो ये हमें मिलेगा 62, माइनस करने पे ये हमें आ जाएगा 8 और 9 में से 6 सब्ट्रैक्ट 3, 38%। तो शेयर धारकों का जो परसेंटेज होगा वो 38% होगा। अब ये जो 38% है वो इसके 38% है, और इन्हीं की संख्या हमको बतानी है। तो हम 1500 का 38% निकाल देंगे, वो शेयर धारकों की संख्या हो जाएगी। तो हम यहाँ लिखेंगे, इसलिए शेयर धारकों की संख्या इक्वल टू 1500 का 38% माने 38/100
100, 2 0 से कैंसिल हो जाएगा। और जब इसका इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 15 8 जा 120, 12 कैरी, 15 3 जा 45 और 12 47 57। ऐसे भी आप मल्टीप्लाई करके देख लीजिए, 15 8 120, 12 15 3 45, 2 47, 10 57, 570। तो इस तरीके से हमारा बी ऑप्शन करेक्ट होगा। तो ये हमने देखा कि इस क्वेश्चन को हम इसी तरीके से करते हैं। तो जब भी आपको एक सैंपल स्पेस को 3 भागों में डिवाइड करना हो तो आप ऐसे ही क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो इस तरह से हम लोगों ने 2 टाइप के क्वेश्चन को इस पार्ट में देखा। पहला तो वो था जिसमें कि एक सैंपल स्पेस को 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया जाता है। दूसरा ये था कि एक ही सैंपल स्पेस को 3 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया जाता है। उम्मीद करता हूँ कि ये पार्ट आपकी समझ में आया होगा। जो क्वेश्चन आपको इसमें बताए गए वो क्वेश्चन आपकी समझ में आए होंगे। अगर वो क्वेश्चन आपकी समझ में आया है तो आप लोगों के लिए 2 क्वेश्चन होमवर्क के रूप में दिए जा रहे हैं। आप उनको इत्मीनान से बैठ कर के सॉल्व कीजिए और उसका आंसर कमेंट बॉक्स में ज़रूर डालिए। तो ये है आपका होमवर्क। तो इस तरीके से कुछ ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व किया जिसमें कि एक प्रदर्श समष्टि को 2 भागों में बांट दिया जाता है, और कुछ ऐसे भी प्रश्नों को सॉल्व किया जिसमें कि एक प्रदर्श समष्टि को 3 भागों में बांट दिया जाता है। तो ऐसे ही हम लोग टॉपिक वाइज क्वेश्चंस को पढ़ते रहेंगे। आप लोग वीडियोस को इत्मीनान से देखिए और उसको समझने का प्रयास कीजिए। टॉपिक वाइज पढ़ने पर हम पूरी बात को अच्छे तरीके से समझ जाएंगे। सबसे पहले आपको छोटी छोटी आसान चीज़ें समझाई जा रही हैं। धीरे धीरे जब आप उसमें खूब अच्छी तरीके से ट्रेंड हो जाएंगे तो आपको कुछ और टफ क्वेश्चंस भी बताए जाएंगे। ये वीडियोस अगर आपकी समझ में आते हैं तो वीडियोस को लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें जिससे कि आने वाली नई वीडियोस की अपडेट्स का नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिले। Thanks for watching this video.